नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था मॉरल डेवलपमेंट की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, इसको हमने जाना था, डिस्कस करा था। 2 टर्म हमने डिस्कस करे थे, मॉरल डायलेमा और मॉरल रीजनिंग, और स्टेजेस के हमने नाम जान लिए थे कि 3 स्टेजेस कौन-कौन से हैं जो कि कॉल्बर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। आज इन स्टेजों के सब स्टेजेस जो हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला स्टेज है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। इस अवस्था की एज ग्रुप है 4 से 10 साल। इस अवस्था में 2 अवस्था बनाया गया है, जिसमें से पहला है हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। अब दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता क्या है, इसको एक बार हम समझते हैं। ये आधारित होता है भय पर। इसमें नैतिकता का अभाव होता है। सपोज कीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर बोल दिया जाता है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो पापा आने के बाद पीटेंगे, तो वो क्या करता है, उसमें भय आ जाता है कि अगर मैं अभी पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठूंगा तो पापा अगर ऑफिस से आएंगे तो हमारी पिटाई कर देंगे। तो वहाँ उसका भय काम करता है और उस दंड से बचने के लिए वो पढ़ता है। दूसरा है नैतिकता का अभाव। इस अवस्था में बच्चे को पता नहीं होता है कि मोरालिटी क्या होती है। तीसरा है बच्चे को लगता है कि समाज में जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा नियम बनाया गया है और उनका अनुसरण नहीं करने पर दंड मिल सकता है। मतलब जो भी नियम बनाए गए हैं उसको हमेशा ही फॉलो करना है। इस एज में बच्चा ऐसा काम करता है। इसी का दूसरा स्टेज है हमारा इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या इंडिविजुअल वर्सेस एक्सचेंज, यानी कि साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चे में बदले की भावना होती है। जैसे उसके साथ उसकी बहन ने अगर बुरा बर्ताव किया है तो मौका मिलने पे वो भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। मतलब टीट फॉर टैट वाली रणनीति अपनाती है, जैसे को तैसा वाली। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि परंपरागत अवस्था, जिसका कि एज ग्रुप है 10 से 13 साल। इसके जो 2 सब स्टेजेस हैं, उसमें से पहला सब स्टेज है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी कि एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इस अवस्था में जो 10 से 13 साल की अवस्था होती है, इस अवस्था में एक लड़का या लड़की के मन में हमेशा रहता है कि वो सोसाइटी की नज़र में हमेशा अच्छा दिखे, सोसाइटी उसको हमेशा सम्मान दे, अच्छे दृष्टिकोण से देखे, उसके बारे में अच्छा सोचता हो सोसाइटी। जैसे पहला है दूसरों द्वारा स्वीकृत हो, मतलब दूसरे जो हैं उसको एक्सेप्ट करें, उनको एकम्प्लिशमेंट दें। दूसरा है दूसरों की नज़र में अच्छा बनना, हमेशा वो कुछ बन के दिखाएगा ताकि जो है लोग उसको ध्यान दें, उसको अटेंशन दें। तीसरा है पारस्परिक संबंध, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है कि दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा सब स्टेज है कानून व्यवस्था उन्मुखता या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा हमेशा कानून को फॉलो करेगा, उसको बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। सपोज कीजिए कि एक बच्चा जो है वो किसी पेशेंट को लेके गाड़ी में जा रहा है और सामने लाल बत्ती हो गई है ट्रैफिक, तो वो बच्चा जब तक वो बत्ती नहीं हटेगी तब तक उस ट्रैफिक पे खड़ा रहेगा, उसको तोड़ेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी नियम तथा निर्देश बनाए गए हैं उसको हमेशा वो मानेगा, उसके खिलाफ कभी भी नहीं जानेगा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज मतलब हो गया उत्तर परंपरागत अवस्था। आज इसका जो एज ग्रुप है वो है 13 साल से ऊपर। इसमें 13 साल से ऊपर के बच्चे आ जाएंगे। इसका पहला सब स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। अब इस स्टेज में बच्चे को ये रियलाइज हो जाता है कि कुछ जो नियम है उसको तोड़ा जा सकता है अगर वो किसी के निजी मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हमने पिछला जो एग्जाम्पल लिया था कि कोई बच्चा किसी पेशेंट को लेके गाड़ी में जा रहा है और सामने रेड बत्ती है, तो उस समय वो ये सोचेगा कि अगर हम ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे और समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे तो हो सकता है उस पेशेंट की जान चली जाए। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा, उस नियम को तोड़ देगा, यानी कि बत्ती को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, इस अवस्था में बच्चे को ये रियलाइज हो जाता है कि नियम जो है वो तोड़े
जा सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब इसमें है कि बच्चा का शुद्ध अंतःकरण से, अपने मन से जो चीजें आएंगी उसको वो करेगा, उसको वो करके सीखेगा। अब है इसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, मुख्य आलोचना क्या है कॉलबर्ग की थ्योरी की। कॉलबर्ग की थ्योरी की मुख्य आलोचना है कि इसको बताया गया है जेंडर बायस्ड है, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसको कैसे समझेंगे कि ये कहानी जो बनी है, ये थ्योरी जो बनी है, वो हिंज नाम के व्यक्ति से बनी है। तो हिंज पुरुष थे, तो हिंज के अध्ययन से ये थ्योरी बनाई गई है। तो जरूरी नहीं है कि हिंज के जगह पे अगर हिंज की पत्नी होती, यानी कि फीमेल होती, तो वो इस तरीके का कदम उठाती या चोरी करती। हो सकता था वो चोरी नहीं भी करती। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है कि हिंज पुरुष था तभी इतना काम कर पाया, चोरी करने की साहस दिखा पाई। हो सकता था उसके जगह पर अगर कोई महिला होती तो वो चोरी करने का साहस नहीं दिखाती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे। प्याजे वाइगॉस्की और कॉलबर्ग का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।